आज हम अंधेर नगरी नाटक पर बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हैं। अंधेर नगरी नाटक पर बातचीत करने से पहले हम लोगों को जिन 2, 3, 4 बुनियादी चीजों को जानना है वो उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि यह नाटक अंधेर नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो जब भी कोई रचनाकार कुछ रचता है तो सबसे पहले हम ये देखें कि उस रचनाकार की दृष्टि क्या होती है, उस रचनाकार ने क्या सोचा है, क्यों सोचा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, परिस्थिति क्या है। पहली दृष्टि तो ये होनी चाहिए और दूसरी दृष्टि ये होनी चाहिए जो रचना है जिसका नाम अंधेर नगरी है वह किस प्रकार की रचना है, यानी उसकी विधा क्या है, उसकी और उस विधा में जो बात कही गई है। तो जैसे पहली बात कि रचनाकार या नाटककार, यहाँ पर रचनाकार के बारे में हमें पहले जानकारी लेनी चाहिए। दूसरी चीज है रचनाकार की दृष्टि, रचनाकार की दृष्टि क्या है। तीसरी चीज जो विधा है, यहाँ पर अंधेर नगरी की क्या विधा है, हम इसे देखेंगे। और चौथी चीज अंधेर नगरी जो नाटक है, हमने अभी से नाटक कहा है क्योंकि इस पर शुरुआती दौर पर लोगों ने कहा प्रहसन, ये नाटक नहीं है, प्रहसन। तो प्रहसन क्या है हम उसे देखेंगे, फिर नाटक क्या है हम उसे देखेंगे। तो इस तरह से आप इस तरह से देखेंगे कि अंधेर नगरी जो नाटक है इसके भीतर में क्या क्या चीजें हैं। और तीसरी जो चीज होती है, यानी अंधेर नगरी नाटक अगर नाटक है तो इसकी कथा वस्तु क्या है, और इस कथा वस्तु के माध्यम से जो बात कही जा रही है, यानी इसकी कथा वस्तु का एक उद्देश्य होगा, हम इसे देखेंगे। और इसकी एक प्रासंगिकता होगी, रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंट है कि प्रासंगिकता। तो हम इन 3-4 बिंदुओं पर अंधेर नगरी को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखें सबसे पहले कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाट्य दृष्टि किस प्रकार की है। इससे पहले आप इसके पूरे नाटक के इतिहास को थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो लिख रहे हैं वह क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनके युग को और इनकी दृष्टि को, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग कौन सा है, आधुनिक युग, यानी हिंदी साहित्य भारत का आधुनिक युग हम कहते हैं। भारत का या हिंदी साहित्य का आधुनिक काल हम कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हो रही है। आधुनिक काल में हम देखते हैं कि देश आजाद होता है, कांग्रेस का जन्म होता है 1885 ईस्वी में, और उसके बाद तेजी से देश में कई घटनाएं घटती हैं। 1857 का एक विद्रोह हुआ है, और 1857 के विद्रोह के कारण जो घटनाएं घटी हैं उसके कारण जो माहौल बदला है वो इस नाटक में आपको दिखाई पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ बात करें, उद्देश्यों की बात करें, तो उद्देश्य हमेशा या दृष्टि हमेशा युग के सापेक्ष में हम देख पाते हैं। तो एक पूरा युग जो बदला, उस युग की बात यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। ये जो समय है, अंधेर नगरी का जो समय है, सबसे पहले तो ये अपने समय की अभिव्यक्ति है। अंधेर नगरी अपने समय की अभिव्यक्ति है, अपने समय की अभिव्यक्ति है। ये समय कौन सा है, इस बात को जरा हम समझने का प्रयास करें। अभी भी मैंने जो बातें कही उसमें कुछ और जोड़ देते हैं, और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें हम 1857 की घटना को लेते हैं। 1857 में क्रांति होती है जिसे हम कहते हैं यह मूलतः जो बड़े जमींदार थे या सामंत थे, बड़े जमींदार या सामंत, इस
क्रांति में ये भाग लेते हैं, ऐसा आपको इतिहास किताब मिलेगा। और मूलतः हम देखते हैं इसमें जो छोटे किसान हैं वो बहुत ज्यादा छोटे किसान इसमें भागीदारी होती है और यह क्रांति विफल हो जाती है, असफल हो जाती है, विफल हो जाती है। 1857 की क्रांति सफल नहीं होती, तो असफल होने से समाज अलग तरीके से बदला, एक जागरूकता पाई और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बड़े जमींदार और सामंत विद्रोह करते हैं। इसमें छोटे किसान भी होते हैं, लेकिन यह विफल हो जाता है। तो इस विफलता को का भी यहाँ पर हम अंधेर नगरी के भीतर में हम चित्रण इसको किया गया है। इसका परिणाम क्या हुआ? अब देश का बागडोर पहले किसका नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम। अब यह निकलकर सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। देश का बागडोर 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक कंपनी थी। अब उसका बागडोर निकलकर वो सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया। अब शासन ब्रिटेन से हो रहा है, तो ब्रिटेन से जब शासन हो रहा है तो कुछ चुनिंदे ऑफिसर तो भारत में आते हैं, लेकिन इतने बड़े देश को चलाना संभव नहीं था कि इतने सारे अंग्रेज आए और एक एक प्रदेश में जाकर वो खुद प्रत्यक्ष रूप से शासन करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने अपने काम की सुविधा के लिए सामंत रखे, जमींदार रखे। ये सामंत और जमींदार जो है वह एक तरह से अंग्रेजी या औपनिवेशिक संस्कृति की कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। और ये सामंत और जमींदार भारत के आम लोगों के पर एक तरह से शोषण कर रहे हैं और शोषण का कड़ी अंग्रेजी हुकूमत से जुड़ी हुई है। भारतीय इस बात को देख रहे हैं कि जमींदार कर वसूलते हैं, जमींदार गलत काम कर रहे हैं, तो इन चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। हम ये देख रहे हैं कि अंग्रेजी सरकार रेल की पटरी बिछाती है और कई सारे विकास के काम करती है, नई तरह की शिक्षा की व्यवस्था करती है। इन सब चीजों से देश में प्रगति तो भी है, चेतना बढ़ती, देश में प्रगति के साथ साथ एक चेतना बढ़ती है, लोग में जागरूकता आती है। भारतीय उस जागरूकता को आधार बनाते हैं और इस नाटक को प्रस्तुत करते हैं। नाट्य दृष्टि, ये हमने युग की बात की, अब हम जरा दृष्टि की बात करते हैं। हम कुछ भारतीय युग की जो दृष्टि है, भारतीय युग की दृष्टि है, उसकी हम बात करते हैं। दो तीन मोटी मोटी बात हम यहाँ पर देखते हैं। पहली बात है कि भारतेंदु से पहले नाटक की कोई परंपरा हिंदी में हमें दिखाई नहीं थी। कुछ शिल्पी नाटक जरूर लिखे गए, लेकिन नाटक की कोई परंपरा नहीं थी। तो इससे पहले कौन सी परंपरा थी? भारतेंदु से पहले संस्कृत की परंपरा, संस्कृत नाटक लिखे जाते हैं, लेकिन हिंदी नाटक की कोई परंपरा नहीं थी। भारतेंदु संस्कृत नाटक परंपरा थी। थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं कि पारसी रंगमंच, पारसी जो रंगमंच है ये शुरू हो चुका है, पारसी रंगमंच। लेकिन पारसी रंगमंच को हम हिंदी रंगमंच नहीं कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पारसी रंगमंच में एक तरह का थिएटर है, एक तरह का पारसी रंगमंच है, जिसमें कई भाषाओं में, बांग्ला में, गुजराती में, उर्दू में और हिंदी में भी कुछ नाटक खेले गए। लेकिन ये रंगमंच अलग है, हिंदी का अपना कोई रंगमंच नहीं है। भारतेंदु के सामने चुनौती रही कि वो हिंदी का एक रंगमंच खड़ा करें, हिंदी का रंगमंच खड़ा करें। अब भारतेंदु बहुत सजग है, वो देख रहे हैं कि एक संस्कृत की परंपरा है, एक पारसी की परंपरा है और इसी दौर में अंग्रेजी नाटक की भी परंपरा आती है, अंग्रेजी नाटक की परंपरा है। भारतेंदु इन तीनों का मिश्रण कर देते हैं, इस बात को पर गौर कीजिएगा, इन तीनों का मिश्रण कर देते हैं भारतेंदु।
और वह एक ऐसी नाट्य चिंतन या नाट्य पद्धति या नाटक का एक सिद्धांत गढ़ते हैं जिससे आम जनता को लाभ हो, आम जनता को समझ में आए। मोटा मोटी हम ये देखते हैं कि भारतेंदु का जो नाट्य चिंतन है वह लोक धर्मी चिंतन है, लोक धर्मी चिंतन है, यानी लोगों के साथ जुड़ने का वो प्रयास करते हैं नाटक के माध्यम से। और इस चिंतन में कोई ज्यादा प्रभाव हमको अंग्रेजी नाटक का दिखाई देता है, अंग्रेजी नाटक का हमको दिखाई देता है। संस्कृत के क्लासिकल नाटक को थोड़ा छोड़ते हैं, हालांकि पूरी तरह न पारसी छूटता है, न अंग्रेजी छूट रहा है, न ही संस्कृत की परंपरा छूट रही है, मगर भारतेंदु का जो मुख्य लक्ष्य है वो लोगों के लिए वो नाटक लिखना है, लोक धर्मी नाटक। दूसरी चीज, भारतेंदु के नाटक में अब हमने भी कहा कि अंग्रेजी जो समय जो बदला उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रचलन हुआ, रेल की पटरियां बिछी, कई प्रकार के स्कूल कॉलेज खुले हैं, तो आधुनिक विचारधारा को प्रसारित हो रहा है और भारतेंदु का समय भी आधुनिक विचार का समय है। इसीलिए इनकी नाट्य चिंतन में जो दूसरी विशेषता है आधुनिकता और परंपरा है ना, आधुनिकता और परंपरा का मेल है, आधुनिकता और परंपरा, ये दो चीजें हमको यहाँ दिखाई देती है भारतेंदु के नाट्य चिंतन में। अब हम जो जिस चीज की बारे में विशेष रूप से बात करें अंधेर नगरी में, अंधेर नगरी में अगर बात करें तो हम मोटी से कुछ चीजों को उठा सकते हैं कि भारतेंदु के नाटक में, नाटक जो है उसमें महसूस करते हैं कि भारतेंदु जिंदा दिली बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। जिंदा दिली मतलब नाटक को कोई देखने आ रहा है तो उसे अगर अच्छा नहीं लगेगा तो भाग जाएगा। नाटक सहज हो, नाटक में मजा आए, इसे हम कहते हैं जिंदा दिली। ठीक है, मनोरंजन के साथ साथ भारतेंदु जिंदा दिली में जोड़ देते हैं उपदेश या देश वत्सलता। उपदेश यानी एक संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? देश के बारे में। ये इस संदेश में देश की चिंता है जिसको उन्होंने कहा है देश वत्सलता। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं कि भारतेंदु, अच्छा एक और चीज है, बड़ी चीज है, भारतेंदु कहते हैं कि देखिए हमारा देश उतना मजबूत नहीं था कि हम बहुत ज्यादा पैसा लगाकर रंगमंच को खड़ा करें, तो भारतेंदु कहते हैं कि देखिए जनरुचि के अनुसार नाटक को एडजस्ट करते थे, रंगमंच को, स्टेज को। तो ये जो है लचीलापन, यानी रंगमंच में लचीलापन की बात को करते हैं, लचीलापन की बात करते हैं। तो हमने अपने व्याख्यान में अभी तक भारतेंदु के समय की बात के बारे में चर्चा की, भारतेंदु की दृष्टि के बारे में चर्चा की और भारतेंदु का उद्देश्य भी संक्षेप में हमने चर्चा करने का प्रयास किया। अब हम आ रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक अंधेर नगरी पर। अंधेर नगरी पर बात करने से पूर्व हम यह देखें कि अंधेर नगरी नाटक में मुख्य चीज क्या है, मुख्य चीजें इसमें क्या क्या है जिसके लिए हम इस नाटक को महत्व देते हैं, यानी इसके उद्देश्य पर हम बात करेंगे। और उद्देश्य तब स्पष्ट होगा जब हम कथा वस्तु पर बात करेंगे। कथा वस्तु और उद्देश्य को जब हम जान लेंगे तो आज क्यों जरूरी है प्रासंगिकता पर हम बात करेंगे। तो हम लोग इस नाटक को थोड़ा रोचक बनाते हुए पहले कथा वस्तु की बात करेंगे, कथा वस्तु के साथ साथ उद्देश्य की बात करेंगे और उद्देश्य के साथ साथ इसकी प्रासंगिकता पर बात करेंगे। ठीक है, यह नाटक एक प्रहसन के रूप में इस कथा वस्तु के बारे में कहा गया कि ये अंधेर नगरी क्या है? प्रहसन। प्रहसन का अर्थ क्या होता है? प्रहसन, प्रहसन, प्रहसन यानी इसमें हंसाया जाता है, हंसी मजाक किया जाता है। तो आलोचकों ने और हमारे देश के जो विद्वान जगत है उन्होंने इसको प्रहसन कहा, यानी ये नाटक कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, ये हंसी मजाक के लिए लिखा गया। लेकिन समय बीतता गया और 1960 ईस्वी के आते आते या 1960 के बाद इस
इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसे एक गंभीर नाटक समझा गया, एक गंभीर नाटक समझा गया। ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने इसे गंभीर नाटक समझा? पहले प्रहसन या हंसी मजाक क्यों समझा गया? इसकी कथा के बारे में, मतलब जो बात है नाटक के बारे में, महत्व के बारे में, कुछ विद्वानों ने अपनी राय रखे हैं। उस राय को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने कहा गंभीर नाटक, तो गंभीर नाटक और प्रहसन के बीच में कुछ विद्वानों ने राय रखी। इसमें एक विद्वान है जिनका नाम है रामदही मिश्र। इन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में पारसी और मराठी नाटक वाले अंधेर नगरी का प्रहसन खेला करते थे। यानी भारतीय अगर प्रहसन खेल रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी, कोई नया कुछ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। दक्षिण भारत में पारसी थिएटर वाले और मराठी नाटक दिखाने वाले प्रहसन खेला करते थे। कुछ विद्वानों ने इसे कहा कि यह नाटक एक लोक प्रसिद्ध कथा पर आधारित है, और यह भी कहा गया, जो हमारे काम की है, कि 1881 ईस्वी में एक जमींदार को लक्ष्य करके यह नाटक लिखा गया। एक ही रात में भारतेंदु ने एक जमींदार को लक्ष्य करके यह नाटक लिख दिया। और इस नाटक के लिखने के पीछे यह था कि यह जमींदार के जो अत्याचार हैं, जमींदार के द्वारा जो बातें कही गई है, जो गलत काम हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, समाज विरोधी काम हो रहे हैं, उस समाज विरोधी काम को का पर्दाफाश लोगों में जागरूकता आया। ठीक है। ब्रजरत्न दास ने कहा है यह जमींदार बिहार का था। तो कुल मिलाकर एक जमींदार को इंगित करके रात में यह नाटक लिखा गया, जिसका नाम है अंधेर नगरी। ठीक है। ऊपर से यह नाटक असंगत लगता है, असंगत, जिसे हम एब्सर्ड नाटक कहते हैं। पश्चिम की एक नाटक की परंपरा है, उसको एब्सर्ड नाटक कहते हैं। ये खास तरह का एक नाटक की विधा है, नाटक की शैली है, जिसमें आपको कोई चीज संगत नहीं नजर आएगा। शुरू में आपको ऐसे लगेगा कि क्या उल जुलूल सी बातें नाटक में की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका आप देखें फिर जोड़ेंगे तो ये नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक बन जाता है। यहाँ तक हमने बात की कि इस नाटक के बारे में प्रहसन है या गंभीर नाटक है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, और अब हम बात करेंगे इस नाटक की कथा वस्तु पर। नाटक की कथा बहुत ही रोचक है। नाटक एक लोक कथा पर आधारित है। लोक कथा का नाम है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खासी। ये एक लोक कथा है, और इस लोक कथा का प्रयोग आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में भी हो रहा है, मराठी नाटकों में भी ऐसा हो रहा है, इसको खेला जा रहा है, हम भी इसको करते हैं। भारतेंदु की महानता ये है कि इस छोटे से वाक्य में, छोटी सी लोकोक्ति में, छोटे से एक सेंटेंस में इन्होंने अर्थ की गंभीरता बनाई और उसको अपने युग की समस्याओं के साथ जोड़ दिया। यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम आते हैं इसकी कथा पर। सबसे पहले कथा को जानने के लिए हम यह बात करें, इसकी कथा छह दृश्यों में यह कथा विभाजित है। 6 दृश्य, ठीक है, सीन है, अलग अलग सीन, 6 दृश्य, और इसमें पात्रों की संख्या 12 पात्र है, जो मैं अभी देख पा रहा हूं किताब, 12 पात्र, ठीक है। 12 पात्र जो है उसमें एक तो गुरु है, गुरु महाराज हैं, गुरु महंत हैं, इनके 2 शिष्य हैं, 2 शिष्य हैं। इन 2 शिष्यों के नाम है, पहले का नाम है गोवर्धन दास, दूसरे का नाम है
सुंदरदास, सुंदरदास। ठीक है, ये एक गुरु हैं, उनके 2 शिष्य हैं, यानी कुल 3 पात्र हो गए। और उसके बाद जो पात्र है, बाजार का दृश्य आता है, तो बाजार में कई लोग कई चीजें बिकती हैं। तो एक कबाब वाला है, एक कबाब वाला है, एक पात्र है वो कबाब बेच रहा है। दूसरा पात्र है हसीना, तीसरी पात्र है नारंगी वाली, नारंगी है, नारंगी वाली। चौथा जो पात्र है कुंजड़ी, कुंजड़ी। अगला पात्र है मुगल, मुगल। पाचक वाला मछली वाली, पाचक वाला मछली वाली, और जात वाला और बनिया। तो अब इस तरह हम देखें, मुख्य पात्र में गुरु हो गए 1, 2 शिष्य हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और एक जिस नगर में ये नाटक खेला जा रहा है उस नगर का नाम है सुंदर नगर, सुंदर नगर। अब हम इसकी कथा को सहजतापूर्वक रस लेकर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हमने पात्रों को भी देख लिया और हमने अंधेर नगर के बारे में बहुत सारी चीजों को जानने का प्रयास किया। एक और चीज जो हमें अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ाएगा, इस नाटक को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, या 3 भाग में बांटकर हमको पढ़ना चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले भाग में अंधेर नगरी का चित्रण है, अंधेर नगरी का चित्रण है, पहला भाग है। ठीक है, अंधेर नगरी का चित्रण पहले भाग में। अभी नाटक को हम देखेंगे तो पता चलेगा। दूसरे भाग में एक मुकदमे पर कार्रवाई हो रही, मुकदमे की सुनवाई हो रही, मुकदमे की सुनवाई हो रही, मुकदमे की सुनवाई हो रही। ठीक है, और जो तीसरा भाग है उसमें गोवर्धन दास को फांसी लगना है। गोवर्धन, थोड़ी जगह यहाँ कम हो रही है, गोवर्धन दास को फांसी लग रही है, गोवर्धन फांसी लग रही है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट हुआ अंधेर नगरी नाटक है, उसमें 6 दृश्य हैं, 12 महत्वपूर्ण पात्र है। और नाटक को जब हम पढ़ेंगे तो 3 हिस्सों में बांट पढ़ेंगे। पहला अंधेर नगरी का चित्रण है पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में मुकदमे की सुनवाई हो रही है, और तीसरे हिस्से में गोवर्धन दास को फांसी लगने की घटना हो रही है। ठीक है, अब आइए नाटक पर हम चलते हैं। नाटक की कथा को हम इस नाटक के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले नाटक में समर्पण है, नाटक में सबसे पहले समर्पण है। समर्पण जो नाटक में दिखाया गया है उसके बाद एक संस्कृत का श्लोक है। ठीक है, अब देखिए मैं समर्पण को थोड़ा सा एक लाइन पढ़ दे रहा हूं। समर्पण, ये नाटक फोटोकॉपी वाली किताब है। मान्य योग नहीं हो तो कोरो पद पाया। समर्पण में आगे पंक्तियां हैं, मान्य योग न ते जे केवल पर हित जाए, जे स्वार्थ रत धूल हंस के काक चरित्र ते औरन अति वंची प्रभु इति गोही समुन्नत जग की लोक की रीति यही पे अंत धर्म जय जो नाही यह लोक तदपि लक्ष्यन अति जम है नर शरीर पे रत होही जो प्रमुख साथी। ऐसा करके कुछ और पंक्तियां। आपको जानना
पहली पंक्ति है इसे मैं मिटा दे रहा हूं, मिटा सकता हूं। जो इस नाटक में जो समर्पण है, नाटक शुरू होता है समर्पण से, और समर्पण की जो पहली पंक्ति जो आप देख रहे हैं, मान्य योग नहीं हो तो, मान्य योग नहीं हो तो, ये जो पहली पंक्ति है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन दर्शन है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन दर्शन है। समर्पण में जो बातें लिखी गई हो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन दर्शन है, यानी जीवन को किस रूप में भारतेंदु देख रहे हैं। अर्थ क्या है इसका, जो योग्य नहीं है ना, उन लोगों को घोड़े पर, उन लोगों को पद पर बिठा दिया जाए, यानी अयोग्य व्यक्तियों को जगह दी जा रही है। इस कारण पूरी व्यवस्था में अंधेर गर्दी फैल रही है। उसके बाद संस्कृत का श्लोक, संस्कृत का श्लोक को मैं 3 लाइन का श्लोक है। हिंसा हंस मयूर कोकिल खुले काके शूली काकेशु लीलारति मार्तके खरत्रय संतुला कर्तुर कारकास्यो ऐसा यत्र विचारणा मुनि गणे देशाय तस्मै नमः। ये संस्कृत का श्लोक है। संस्कृत का जो ये श्लोक है, संस्कृत का श्लोक है, यह अंधेर नगरी की कथा, अंधेर नगरी की कथा का सूत्र इसमें छिपा हुआ है। 2 बातें मैंने बहुत महत्वपूर्ण बताने का प्रयास किया। समर्पण में भारतेंदु का जीवन दर्शन है, और जो संस्कृत का जो श्लोक है, इसमें कथा का पूरा सूत्र छुपा हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। हम नाटक को थोड़ा देखते हैं, हम नाटक के आधार पर अपनी बात करते हैं। नाटक का जो सीन 1 होता है, दृश्य 1, उसमें बाह्य प्रांत का स्टेज है, बाह्य प्रांत का, और नाटक शुरू किस प्रकार से हो रहा है जरा देखिएगा। सब लोग क्या कर रहे हैं, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गिद्ध गति पाई, राम के नाम से काम बने, सब राम के भजन बिनु सभी नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भे कवि गुलराई, राम के नाम से खास जंगल की तुलसीदास भे भजी रघुराई। ये संत गुरु और चेला राम का भजन करते हुए ये जा रहे हैं। ठीक है, अब डायलॉग शुरू होता है। महंत कहता है, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। सीन क्या है, एक गुरु और 2 शिष्य घूम रहे हैं और अपना भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, और भिक्षा में जो कुछ मिलता है उसको उससे पेट भरते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। इसमें जो गोवर्धन दास है, तो ये घूमते घूमते एक जगह पहुंचते हैं, उस जगह का नाम है सुंदर नगर। ठीक है, और महंत क्या कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास पहले चेले को, तू पश्चिम की ओर जा, और नारायण दास दूसरे चेले कहते हैं पूर्व की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो, यानी ईश्वर को हम कुछ भोग लगाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे। गोवर्धन दास गुरु जी की आज्ञा को मानकर चला जाता है भीख मांगने के लिए, और सुंदर दास भी चला जाता है। ठीक है, दोनों शाम को मिलते हैं भिक्षा मांगने के बाद में, तो बात होती है। तो बाद में गोवर्धन दास, सुंदर दास ने अपने गुरु को जो बताया वो ये था कि गुरु जी ये अजीब सी नगरी है, ये जगह बहुत अजीब है, यहाँ पर भिक्षा तो काफी मिलती है, और हर चीज जो चीज आप खरीदने जाए वो 1 टका यानी 1 रुपया में सब कुछ मिल जाता है। टके से में खाजा मिल जाता है, टके से में भाजी मिल जाता है, मतलब 1 रुपया किलो में हर कुछ पूरे बाजार में। बड़े बहुत विचित्र सा माहौल है, सब कुछ 1 रुपये में मिल रहा है। तो गुरु को ये सूचना मिल चुकी है। ठीक है, अब इस सूचना को बताने के लिए, ये तो बहुत ही शुष्क ढंग से हमने आपको बताया,
इसको इस सूचना को बताने के लिए बाजार का दृश्य में क्या क्या मिल रहा है इसको बताने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दृश्य नंबर 2 दिखाया नाटक में। अब बाजार का थोड़ा रोचकता पूर्वक सीन देख लीजिए। कबाब वाला कबाब बेच रहा है। अब क्या कर रहा है? कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आंच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार खाए सो होंठ चाटे ना खाए सो जीभ काटे कबाब लो कबाब का ढेर बेचा टके से कबाब टके से 1 किलो कबाब 1 रुपया किलो। दूसरा दुकानदार है घासीदार, वो कहता है वो चना बेच रहा है। चने जोर गरम चने बनावे घासीराम जिसकी झोली में दुकान चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने का मुंह बोले चना खावे तौकी मैना बोले अच्छा बना चले चना खाए गफुरन मुन्ना और नहीं कुछ सुनना चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली चना खाते मियां जुलाए दाढ़ी हिंदी गाँव बुलाए चना हाकिम सब जो खाते सब पर दुगना टिकस लगा। लास्ट लाइन तेरा हाकिम लोग चना खाते हैं और टिकस का यानी टैक्स का दुगना भार लाते हैं, है ना? चने जोर गरम टके से चना भी क्या है टका से। अब तीसरा नारंगी बेचने वाले इधर लिखा है नारंगी वाली। वे क्या कह रही है? औरत है। नारंगी ले नारंगी सिलहट की नारंगी बुटवल की नारंगी रामबाग की नारंगी आनंदबाग की नारंगी भाई नींबू से नारंगी मैं तो पिए के रंग में रंगी मैं तो भूली लेकर संगी नारंगी ले नारंगी कौला नींबू मीठा नींबू रंग करा दोनों हाथ दोनों नहीं पीछे हाथ की बढ़ते रहोगे नारंगी ले नारंगी का कैसे करेंगे? नारंगी जिस तरह बाजार का दृश्य है आप इसको खेल भी सकते इस नाटक को। फिर हलवाई की दुकान सजाई है। हलवाई क्या कर रहा है? जलेबियां गर्मा गर्म ले सेब इमरती लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बुंदिया बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी दालमोट पकौड़ी घेवर गुपचुप हलवा ले हलवा मोयनदार कचौड़ी कचाका हलवा नरम चबाका घी में गरम चीनी में तरातर चाशनी में चबाचब ले पूरे का लड्डू जो खाए सो भी पछताए जो ना खाए सो भी पछताए रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए वैसे अंधेर नगर के हम सब सामान खाजा ले खाजा टके से खाजा। ये भी टका से कुंजड़ी मतलब जो सब्जियों का बेचती है वो किस तरह से अपने माल को बेच रही है। ले धनिया मेथी सोआ पालक चौराई बथुआ करेमू नोनिया कुलपा कसारी चना सरसों का साग मरसा ले बैगन लोवा कोहड़ा आलू अरुई मंडा नेनुआ सूरन राम तोराई तोरई मुड़ी ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज की कोरा ले फालसा चटनी आम अमरूद नींबू मटर और जैसे गाजी वैसे बाजी रयत राजी वैसे भाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और पैर। अभी स्लाइड में जाएगा हिंदुस्तान का मेवा लीजिए फूट और पैर। मुगल भी बेच रहा है। मुगल भी इस तरह की बातें करता है। पाचक वाला कड़ाई चूरन अमल वेद का भारी इसको खाते कृष्ण मुरारी मेरा पाचक है पचनोला इसको खाता श्याम सलोना चूरन बड़ा मसालेदार जिसने खट्टे की बहार मेरा चूरन जो खाए मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। अब यहाँ देखिए हिंदू चूरन इसका नाम विलायत चूरन इसका नाम। हिंदुस्तान का जो चूरन है चूरन खा के विलायती का सब गुणगान गाते हैं। चूरन जब से हिंदू में आया इसका धन बल सभी घटाया। हिंदुस्तान में जब से चूरन आया चूरन ऐसी चीज है जो सबको पचा देता है। ये प्रतीकात्मक है यानी हम लोग कितना भी रिश्वत लेते हैं हम पचा देते हैं हम लोग कितना भी करते हैं पचा देते हैं। तो हिंदू मतलब हिंदुस्तानी समाज में जब से चूरन आया पचाने की शक्ति आई ये व्यंग्य है और हास्य दोनों मिला हुआ है। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा चूरन चला दाल की मंडी इसको खाए सब रंडी चूरन हमले सबको खाए दूनी रुश्वत तुरंत पचाते चूरन नाटक वाले खाते इसकी नकल बचाकर लाते चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते चूरन खाते लाला लोग चूरन खाए इसीलिए सब चीज पचा देते जो भी असामाजिक पचा देते जिसको अकील अजीरन लोग चूरन खावे के लीटर गया
संपादक लोग चोट खा रहे हैं, इसीलिए जितनी गलत चीजों को छापने के बाद में बचा देते हैं, क्योंकि आप गलत करेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे, लेकिन चूरन खाने के बाद सब गलत चीजों को बचा लेते हैं। और चूरन साहब लोग भी खाते हैं, सारा हिंद हजम कर जाता है, हम लोग सब हिंद को हजम कर जाते हैं। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते हैं, ले चूरन का ढेर बेचा टके से। मछली वाला जिस पर मछली बेच रही है, और जात वाला जो ब्राह्मण है वो भी जात बेच रहा है। मैं जात वाला का डायलॉग पूरा सुना दे रहा हूँ, हालांकि क्लास लंबी हो गई, आपने थोड़ी बोलियत आ रही। तो जात वाला जो ब्राह्मण है वो कह रहा है कि जात ले जात टके से जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए, और धोबी वो ब्राह्मण करते हैं टके के वास्ते जैसी कहीं वैसी व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच करे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, बेचे, टके वास्ते नीच को भी पितामह बनावे, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से लुटाई दिया, अनमोल माल ले टके से। बढ़िया व्यक्ति दुकानदारी कर रहा है, इस तरह का डायलॉग। तो इस बाजार में आप देख रहे हैं सब कुछ टका से बिक रहा है, लेकिन मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। व्यंगी हजम चूरन क्या है, जैसे हम कुछ गलत से खा लेंगे हमको बधाई हो जाती है, लेकिन जो चूरन है मतलब भ्रष्ट करने के बाद उसको पचाने की, उसको खा के सब बेकार हो रहा है, और हिंदुस्तान को भी बचा जा रहा है। ये भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है सामंतों के राज में, जमींदारों के राज में, इस बात का खुलासा भारत हिंदू कर रहे हैं। अब देखिए ये आगे गोवर्धन दास जो है, अब ये बाजार का दृश्य हो गया। अब गुरु के पास गोवर्धन दास आते हैं जो शिष्य हैं, और उनका डायलॉग सुनिए। गोवर्धन दास कहते हैं सब कुछ टका से थे। तो गोवर्धन दास का डायलॉग उनका सुनिए, देखिएगा। वो जाते हैं हर जगह, वो कहते हैं सब टका से रहे। गोवर्धन दास जब वापस आता है तब बच्चा भिक्षा मांग कर साथ, गोवर्धन दास कहता है कि वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, टका से भाजी टका से खाजा, यही गाता है और आनंद से दुगुल हो जाता है। उसके बाद में ये दृश्य गोवर्धन दास का बाजार में दृश्य खत्म होता है। दृश्य 3 आता है। दृश्य 3 में क्या है, महंत जी बैठे हुए हैं और नारायण दास, ये दोनों एक ओर से वो कह रहे हैं कि संत हैं, वो हिंदू धर्म में भी हैं, राम भजो के आदि गीत गा रहे हैं, और दूसरे ओर से गोवर्धन दास आ रहा है और कौन सा गीत गा रहा है, अंधेर नगरी जय हो, अंधेर नगरी जय। मतलब उसको लालच ने प्रभावित कर लिया। गोवर्धन दास उस लालच में डूब चुका है। अब देखिए महंत और गोवर्धन दास के बीच जो डायलॉग हो रहा है उसको जरा महंत दास कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास का क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई है। महंत कहते हैं देखो बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता है, वाह वाह बच्चा इतनी मिठाई कहां से लाया। ये जो डायलॉग हो रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 7 पैसे भीख में मिले और उसमें से 3 पैसे का मैंने मिठाई में खरीद लिया हूं। इस डायलॉग में जो महत्वपूर्ण चीज है रेखांकित करते हो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। गोवर्धन दास कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। मतलब हे गुरु, यहाँ पर ऐसा बाजार है जहाँ हर चीज 1 रुपये किलो ही मिल रहा है और भिक्षा काफी मिलती है, सो बड़ा मौज आ गया, मजा आ गया, हम नहीं रहे। तब गुरु क्या बोलते हैं उसको सुनिए। कह रहे हैं कि बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके से भाजी और टके ही से खाजा हो। फिर कहते हैं इस दोहा को सुनिए, सेठ सेठ सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश विदेश में कहूं न कीजिए बास। कोकिला बायस एक सम पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाढ़ी विषय जहां न नीतु विवेकु, बसिए ऐसे देश नहीं कनक ऋषि विचो। अर्थ क्या है, वैसे समाज में नहीं रहना है हम लोग को जिस समाज में अच्छे और बुरे में कोई फर्क ना किया जाए, गुणवान और गुणहीन में कोई फर्क ना हो, अच्छा और बुरा गुणवान
गुणहीन में अगर फर्क नहीं करेंगे, सबको एक ही स्तर पर रख देंगे, तो वो उसका मतलब जो चयन करने वाला है, जो व्यवस्था को जो चलाने वाला है, वो अंधा हो गया। इसीलिए ये मूर्खों का साम्राज्य है, और अगर यहाँ पढ़ेंगे तो भयंकर चीजें होंगी, आपकी जान नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ नहीं रहना। लेकिन गोवर्धन दास कहते हैं कि गुरुजी संसार में ऐसी तो अच्छी जगह है ही नहीं, और मैं तो नहीं आऊंगा, यहाँ तो बहुत सुख है। तो गुरु समझाते हैं बच्चा चलो, लेकिन गोवर्धन दास नहीं समझता है। फिर गोवर्धन दास लास्ट में कहते ठीक है, जब तुमको कोई दिक्कत होगी तो हमको बुलाना। बोला हाँ गुरुजी आपका आशीर्वाद तो मुझे है ही, बुला लूंगा। तो दूसरा जो संत है, मतलब चेला है, उसको लेकर, सुंदर दास को लेकर गुरु चले जाते हैं कहीं, ठीक है। अब उसके बाद चौथा दृश्य आता है। चौथा दृश्य किसका है? राजा, मंत्री और नौकर सब लोग वहां उपस्थित हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक मुकदमे की सुनवाई हो रही है। राजा का दरबार है, मुकदमे की सुनवाई हो रही है। मुकदमे की सुनवाई में सेवक, अब राजा कैरेक्टर कैसे, राजा डर रहा है, सेवक आता है, चिल्ला कर रहा है, पान खाइएगा महाराज, कुछ इस तरह से कहता है, तो वो डर जाता है, वो पीड़े कर उठता है, दौड़ने लगता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसको लगता है सुपनखा है ना, सुपनखा ही महाराज ये बोला, ठीक है, और भागता है। मंत्री हाथ पकड़ के कहता नहीं नहीं महाराज, ये तो कह रहा है पान खाइएगा महाराज। तो राजा बोलता है दुष्ट लुच्चा पागी, हाँ हमको डरा दिया। मंत्री इसको 100 पड़ लगा। मंत्री कहता है इसको 100 पड़ लगा। मंत्री कहता है महाराज इसका क्या दोष है, ना तमोली इसको पान लगा कर देता है, आपको पान खाने के लिए बोलता। राजा कहता है अच्छा तमोली को 200 पड़ लगा। मतलब जो अगर किसी ने गलती की है या राजा है उसको सजा देनी है तो देगा, इसका यह अर्थ हुआ। राजा के पास अपनी कोई बुद्धि नहीं, कोई विवेक नहीं है, कोड़े लगाना है तो लगा देगा। मंत्री कहता है आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डर रहे महाराज, आपको सुपनखा के नाम से डर रहे हैं, सुपनखा को सजा हो। तो राजा घबरा कहता है फिर वही नाम, मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको 100 बुलाना चाहता है, नौकर शराब मांगता है, फिर शराब। आप देखिए जो राजा है, जो हेड है, ये राजा तो उस समय की है, अभी का जो देश का जो हेड है, किसी संस्थान का जो हेड है, अगर वह अविवेकशील हो जाए तो बहुत ही कुव्यवस्था फैलेगी। ये चीज बताना चाह रहे हैं अंधेरे में, और ये कह रहे हैं फिर वो शराब देता है, शराब पीता है, और उसी समय एक व्यक्ति को पकड़कर लेकर आते हैं। अब उसकी कथा कैसी है? वो कहते हैं कि पकड़ कर लाए हैं, तो कहते हैं दुहाई हो महाराज दुहाई, हम हमारा न्याय कीजिए, न्याय करने की बात को करते हैं। तो कहते हैं कि क्या है, क्या मुकदमा है? तो मुकदमा सुनिए, फरियादी कहता है कल्लू बनिया की दीवार गिर गई, कल्लू बनिया की दीवार गिर गई, और दीवार गिरने से बकरी मर गई, ठीक है, दीवार गिरने से बकरी मर गई, इसीलिए कहते हैं महाराज मेरे साथ न्याय कीजिए। तो राजा क्या कहता है अपने नौकर को बुलाकर कल्लू बनिया की दीवार को हमें पकड़ कर लाओ। तो मंत्री कहते हैं महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। तो कहता है उसका भाई को लेके आओ, उसका दोस्त को लेके आओ। तो कहते हैं कि दीवार के भाई ने बाप कुछ नहीं होते हैं, वो तो ईंट चूने गारे से बनती है। तो कहता है कि अच्छा ये बात है, ये राजा कितना बोलता और मंत्री जो समझा रहा है वही राजा सुन रहा समझ। हम आज की प्रासंगिकता को दौर में देखें तो जो राजा होते हैं, जो हमारे मंत्री होते हैं, उनको जो सेक्रेटरी लोग जो होते हैं वही वो काम करते हैं, वही नीतियां बनाते हैं। तो एक तरह का वेद है। तो राजा कहते हैं अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ, पकड़ के उसको लाया जाता है और उसको कहता है, अब देखिए राजा नशा में भी है, तो क्या है सीरियसनेस कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि क्यों में बनिए, इसकी लड़की नहीं बल्कि, क्यों दबदबा मर गई, बकरी को बरकी कह रहा है, लड़की कह रहा है, बरकी नहीं महाराज बकरी, मंत्री कहता है हाँ वो बकरी। तो वो कहता है कल्लू बनिया महाराज मेरे से कोई दोष नहीं है, मेरी दीवार गिर गई तो मेरा से कोई दोष नहीं है, वो तो कारीगर ने ऐसी दीवार खराब बना दी। तो कहता है कारीगर को बुलाओ, पकड़ कर लाओ। अब कारीगर को पकड़ कर लाया जाता है और कहता है कि तुमने खराब दीवार बनाई। तो वो कहता है महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो चूने वाले का दोष है, दीवार में उसने
उसने चूना ही बोदा चूना बना दिया, नहीं तो खराब क्वालिटी का चूना उसमें डाल दिया, इसलिए दीवार गिर गई। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम जो है उस बोदा महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर गई। तो अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं अच्छा वो कह रहा है चूने वाले को बुलाओ। चूने वाले को दोष चला गया। चूने वाले ने कहा भाई मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, जो भिष्टी है उसने, भिष्टी मतलब पहले के जमाने में पानी देने के लिए चमड़े का थैला होता है, कहा कि उसने तो चूना मैंने सही डाला था, उसने पानी ज्यादा डाल दिया, तो कहा भिष्टी को पकड़ के लाओ, मैंने किसी को सजा देनी है। तो राजा जो है भिष्टी को पकड़ने के लिए भेजते हैं, और भिष्टी कहता है महाराज मेरा इसमें क्या दोष है, मेरा जो भिष्टी का जो थैला होता है, पानी मशक बोलते हैं, जब पानी भरा होता है, जब मैं बकरी खरीदने के लिए गया, बकरी खाल से बनती है, किसी जानवर खाल से वो बनता है, और ऐसे इस तरह का होता है जब पानी भरा होता है, जिसमें एक मुंह खोलता है और पानी भरा है। तो कह रहा है कि जब मैं बकरी खरीदने गया ना, तो पैसा मैंने उसको दिया, लेकिन उसने बड़ी खाल मुझे दे दी बकरी इसलिए वो मशक ही ज्यादा बड़ा, इसलिए पानी ज्यादा है। तो उन्होंने कहा गड़ेरिये को बुलाओ जिसने बड़ी बकरी की खाल छूटी थी। तो गड़ेरिये को बुलाया गया, और गड़ेरिये ने कहा कि गड़ेरिये कहा कि इसको अब सजा दो। तो गड़ेरिये ने कहा महाराज मैं इसको ठीक ठाक ही खाल देने वाला था, पर जैसे मैं खाल दे रहा था मेरा ध्यान छूट गया, दूसरे कारण क्या है कोतवाल साहब उनकी शोभा यात्रा रैली में गई और इतना शोर शराबा हुआ कि मेरा ध्यान चला गया। तो राजा का अच्छा कोतवाल को बुलाओ उसके पास से, ठीक है, कोतवाल को बुलाया गया। कोतवाल मतलब राजा का ऊंचा ओहदे का सैनिक। अब कोतवाल क्या कह रहा है, कोतवाल कह रहा है कि अपनी सफाई दिया, लेकिन राजा नहीं मानते हैं और कोतवाल को फांसी की सजा हो जाती है। अब यहाँ देखिए कितनी अविवेकपूर्ण बातें हैं। एक बकरी मरी दीवार गिरने से और उसका चेन जाते जाते कोतवाल कर दिया। हम कई बार ऐसी घटना देखते हैं, जब कोई विशेष घटना घट जाती है तो किसी को सजा देती है, व्यवस्था में किसी न किसी को सजा देती है, चाहे वो उसका हकदार है चाहे नहीं। और ये सजा के पीछे जो कारण होता है, जिससे राजा के पीछे जो सलाह देने वाले होते हैं वो सब अपने हिसाब से काम करते हैं, वो खुद बच जाते हैं, उसको सजा दिलवाते हैं। तो जब कोतवाल को सजा दी जानी होती है, तो कोतवाल को जब सजा दी जानी होती है तो फांसी का फंदा डालते हैं, तो फांसी का फंदा बड़ा होता है, कोतवाल का गर्दन पतला होता है। तो कहते हैं ये तो फिट नहीं आ रहा है, और फांसी का फंदा तो बन गया है, फांसी तो देनी है किसी को, किसको दें? तो कहा जाता है जाओ नगर में ढूंढो जिसकी गर्दन फांसी के फंदे के लायक, उसको पकड़ के लाओ। अब उधर तो गोवर्धन दास है बस्ती में जो है भिक्षा मांगता हो, मिठाई खा रहा है, मोटा गया है, उसको अचानक सैनिक करके बोलते चलो उनको सजा देंगे। तो गोवर्धन दास बोलते मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है? बोलता कुछ नहीं किया है, चलो भागा कर मुझे आ गए हो ना। तो बोला कि मैं तो कुछ किया नहीं है, फांसी से कोतवाल को दी जानी थी, सूचना जब शुरू हुई है तो कोतवाल को सजा होगी, तो उसका गर्दन, उसकी गर्दन छूटी, इस फंदे के लिए सिर्फ तुम ही ये गर्दन। तो बोला मुझे ही क्यों? तो बोला आप वो एक मार्मिक है, उसको जरा सुनिए। इसमें वो कहते हैं कि कहीं पर है सिपाही कहता है कि हाँ, वो कहता है कि इस नगर में क्या मैं ही होता हूँ? तो कहता हाँ तुम होते। और पहला प्यारा जो है सिपाही को कहता है कि इसमें दो बातें मैं तुमको बता रहा हूं, इसमें दो बातें। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, राजा के न्याय के डर से कोई मोटा ही नहीं पाता है, संपत्ति नहीं, डर के साए में उठी है। दूसरे और किसी को पकड़े तो वो न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना कहीं घराए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी दे। ये तीन बातें। पहली बात क्या कही, इस राज्य में राजा के डर से कोई मोटाता नहीं, ठीक है, यहाँ मोटाना संपन्न होना, सुख चैन से रहना है, लेकिन डर के मारे कोई मोटाता, राजा अविवेकी है, इससे प्रजा दुखी। दूसरा कि
कहीं अगर हम लोग मोटा जाए और हम लोग कितने राजा को बोले, राजा थोड़े मानेगा, तो सजा नहीं देगा, राजा मूर्ख है। तीसरी चीज जो कह रहे हैं, साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है। साधु यहाँ अच्छे लोगों के लिए कहा गया है, संत लोगों के लिए कहा गया है, यानी जो अच्छे लोग हैं उनकी ही दुर्दशा होती है, खराब अवस्था। बुरे लोग बहुत फल तक होते हैं, भ्रष्टाचारी लोग बहुत फले होते हैं। तो इस तरह से ये पांचवा दृश्य खत्म हुआ। छठे दृश्य में देखिए क्या होता है। गोवर्धन दास को फांसी लगनी होती है, उसको सबके सामने लेकर के लोग जाते हैं और गोवर्धन दास डर जाता है, रोने लगता है और अपने गुरु को याद करता है। जब गुरु को याद करता है तो गुरु आते हैं तो उन्हें क्या बात है, गुरु समझ जाते हैं और कहते हैं सैनिकों से, जरा मैं अपने शिष्य को इसके जीवन का आखिरी उपदेश देना चाहता हूँ, तो कृपया थोड़ा हट जाइए, और अगर नहीं हटेंगे तो बहुत पाप लगेगा। तो धर्म का थोड़ा डर होता है। तो शिष्य जो सिपाही इधर हो गए, अपने शिष्य के कान में उसने कुछ कहा और जो बात कही उसके बाद जो रिएक्शन हुआ नाटक में वो ये है कि गुरु कह रहे हैं सुनो फांसी पर मैं चढ़ूंगा। गोवर्धन दास कह रहे नहीं मैं चढ़ूंगा गुरु जी। तो कह रहे हैं कि अरे तुम क्यों चढ़ोगे, तुम्हारे तो बहुत उम्र है। बोले आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आप बड़े हैं, क्या हो, मैं चढ़ूंगा। जब ये बात फैली कि ये फांसी में चढ़ने के लिए क्यों लड़ रहे हैं, तो गुरु ने बताया अभी का साइड यानी संयोग जो समय है वो इतना शुभ है कि जो फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा वैकुंठ जाएगा, स्वर्ग जाएगा। तो सिपाही कहने लगे मैं जाऊंगा वैकुंठ। दूसरा सिपाही बोला मैं जाऊंगा। गुरु ने बोला मैं जाऊंगा। चेला कह रहा है मैं जाऊंगा। राजा ने क्या बात है, राजा को जब पता चला कि अभी का संयोग इतना अच्छा है, समय इतना अच्छा है कि जो फांसी पर लटकेगा वो सीधा सीधा वैकुंठ जाएगा। तो उसको लगता है कि अरे वैकुंठ होता है कि सबको डांटता है, होता फांसी पर मैं चढ़ूं, और वो फांसी के फंदे पर झूल जाता है। इस पूरे नाटक में हंसते हंसते हम क्या चीज देख रहे हैं, जो मुख्य संदेश है वो बहुत ही मार्मिक है, गंभीर है। जिस व्यवस्था में, चाहे देश के स्तर पर व्यवस्था हो, राज्य के स्तर पर व्यवस्था हो, विश्वविद्यालय के स्तर पर व्यवस्था हो, बिजनेस के स्तर पर व्यवस्था हो, अगर जो संस्थान के जो प्रमुख हैं, जो राजा है, अगर वो अविवेकी हैं, नासमझ हैं, मूर्ख कह सकते हैं, तो उस संस्था का, उस राज्य का, उस देश का बेड़ा गर्क होकर ही रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। दूसरी बात, जो अच्छे लोग हैं ऐसी व्यवस्था में पिसते हैं, घुटते हैं। इसलिए यह संदेश दिया जाता है कि ऐसी व्यवस्था में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, चाहे वह सोना ही बरसे, चाहे आपको मालामाल हो, शुरू बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी व्यवस्था में रहने से आपका अहित होना तय है। तो इस तरह से अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके से भागी, टके से खाजा नाटक बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाकर ये चल रहा है। वास्तव में ये जो नाटक लिखा उसके उद्देश्य पर थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं। जिंदादिली के साथ हंसते खेलते उन्होंने जो बात कही मनोरंजन पर पूर्ण तरीके से, उसमें जमींदारों और सामंतों की सड़ी गली व्यवस्था और भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है पुलिस तंत्र में, उसको पर्दाफाश किया। अंग्रेजी हुकूमत को भी पर्दाफाश किया है और अंग्रेजी हुकूमत के 60 गांठ से जो सामंती व्यवस्था है इसको उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात है कि जो नाटक है यह अपने समय की तो बात को बताता ही है, लेकिन साथ ही साथ यह नाटक एक सर्वकालिक नाटक बन जाता है। यानी जो भारतीय का युग तो खत्म हो गया है, लेकिन आज हम अगर देखते हैं, आज हमारे सिस्टम में, हमारी व्यवस्था में क्या सभी योग्य हैं? शायद नहीं, और नहीं है इसीलिए अगर कोई तकलीफ हो रही है तो उसका कारण ये है कि अब आप भारतीय हमको बताना चाहते हैं। एक घटना का जिक्र महाभारत की घटना में धृतराष्ट्र राजा है और धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं। आंखों से अंधा होना वो दिखाना महाभारत के रचनाकार का काम नहीं था, बल्कि धृतराष्ट्र अंधा राजा है, ये विवेकहीनता की बात। यानी इसीलिए महाभारत का युद्ध था। यानी जहां जहां अधर्म है, जहां जहां पर विवेकहीनता है,
जहाँ जहाँ पर मूर्खता है वो सर्वनाश होकर रहे। तो अंधेर नगरी नाटक के जो संदर्भ है, जो कथा है, उद्देश्य है, प्रासंगिकता है, पात्र थे, पात्रों के माध्यम से और जो उद्देश्य था भारतेंदु का, इन पर हमने संक्षेप में एक क्लास के भीतर में चर्चा करने की कोशिश की। ये क्लास यहीं समाप्त